पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। गॉस लॉ कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस में सारी दुनिया के चार्जेज के चलते जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो होगा अंदर वाले चार्जेज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से लिख लें क्योंकि आगे पढ़ने से पहले इसका रिवीजन जरूरी है। The total flux through a closed surface is given by flux equal to E dot ds integration is equal to Q inside by epsilon 0. Remember that ये टोटल फ्लक्स है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंदर वालों का फ्लक्स है। चूंकि बाहर वालों का फ्लक्स जीरो है, बाहर वाले चार्जेज किसी क्लोज्ड सरफेस से जीरो फ्लक्स देते हैं, इसीलिए टोटल फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेज पर डिपेंड है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप एकदम से अपने मन के अंदर बसा लीजिएगा। हम लोग थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको कुछ जो बहुत पॉपुलर चीजें हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं गॉस लॉ के ऊपर, उसका जवाब आप दे सकें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और यहाँ पर एक सरफेस है। तो आप देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस है जिसके अंदर Q1, Q2 चार्जेज हैं और बाहर है Q3, Q4 और Q5। मान लीजिए कि मुझे इस सरफेस के लिए गॉस लॉ लिखना है, तो मैं लिखूंगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये E किसके चलते हैं? क्या ये E सिर्फ अंदर वालों के चलते हैं? नहीं, जवाब है कि ये फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज है। ध्यान दीजिएगा कि फील्ड सभी चार्ज बनाते हैं, ये चार्ज भी फील्ड बनाता है, ये भी बनाता है, ये सभी चार्ज फील्ड बनाते हैं, लेकिन फ्लक्स इनका इनका और इनका जीरो रहता है। फील्ड रहता है पर फ्लक्स डेवलप नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा दिस फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेज। बट व्हाट दिस Q कंसिस्ट्स ऑफ? दिस Q कंसिस्ट्स ऑफ ओनली इनर चार्जेज। क्यों? इसलिए क्योंकि आउटर चार्जेज का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आउटर चार्जेज रहते हैं, वो फील्ड भी बनाते हैं, लेकिन फ्लक्स उस फील्ड का देखा जाए तो फिर वहां पे नहीं रहता है। जैसे मैं आपको 5 आम भेज रहा हूं, यहां से मैं आम भेज रहा हूं, आम तो मैंने भेज दिए लेकिन आप तक नहीं पहुंचे। उसी तरह से इन चार्जेज ने फील्ड बनाया है परंतु इनका फील्ड फ्लक्स नहीं दे पाता, इसलिए फ्लक्स के कैलकुलेशन में ये बाहरी चार्जेस नहीं आते। इस तरह से गॉस लॉ का के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे जाकर के। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी कभी गॉस लॉ का इस्तेमाल करना हो तो सरफेस क्लोज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, यह एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पर एक चार्ज Q है, इसका ठीक मुंह पे रखा हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि इस चार्ज का इस सरफेस पर कितना फ्लक्स होगा। तो क्या हम गॉस लॉ लगा सकते हैं इस जगह पर? हम यहाँ पर गॉस लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि ये सरफेस बंद नहीं है। तो अगर सरफेस बंद ना हो तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ इस पे लगेगा नहीं, और जो इंटीग्रेशन वाले जो तरीके होते हैं वो तो बहुत दिक्कत है ऐसा करने में। इसलिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ध्यान दीजिए, हम लोग इमेजिनरी तरीके से इस गोले को पूरा कर देते हैं। अगर आपने इमेजिनरी तरीके से इस गोले को पूरा कर दिया तो अब ध्यान दीजिए कि आपके पास सरफेस हो गया 1 और 2। अब तो ये दोनों मिलकर क्लोज हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों से कितना फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू बोथ, तो क्या जवाब देंगे आप? तो चूंकि दोनों मिलकर के क्लोज्ड सरफेस है इसलिए फ्लक्स अब गॉस लॉ से आ जाएगा। फ्लक्स का फार्मूला होगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ कहता है कि अगर एक किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो अंदर वाला चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स निकल गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये फ्लक्स थ्रू बोथ है तो इनके आधे के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू वन ऑफ देम
फ्लक्स थ्रू वन ऑफ देम, ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हैं और ये चार्ज भी एग्जैक्टली बीच में रखा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस चार्ज की आधी फील्ड लाइनें उधर जाती होंगी, आधी फील्ड लाइनें इधर जाती होंगी, आधा फ्लक्स उधर से जाता होगा, आधा फ्लक्स इधर से जाता होगा। तो क्वेश्चन है कि इस टुकड़े से कितना फ्लक्स गुजरता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि q/2 एप्सिलॉन 0 इसका आंसर लिखा जाए, पूरे के फ्लक्स का आधा। तो ये इसका आंसर हो गया q/2 एप्सिलॉन 0। पर ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज अगर बीच में है तो ही कर सकते थे आप, अगर ये चार्ज किनारे होता तो ऐसी हालत में आप इसको आधा नहीं डिवाइड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज इस जगह पे कहीं होता किनारे में, तो उस चार्ज का फ्लक्स इस टुकड़े और इस टुकड़े के बीच आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते थे, तब ऐसे में सवाल बनता ही नहीं। इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और भी देख लें। सवाल है कि एक प्लेट है जिसका साइड ए है चारों ओर से, इस प्लेट के सेंटर से a/2 दूर, a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है। ध्यान दीजिए, प्लेट का एरिया है a a a a करके a स्क्वायर, उसके ठीक सेंटर से a/2 ऊंचाई पर, हाइट पर एक चार्ज क्यू रखा है। तो मेरा सवाल है कि इस चार्ज का इस प्लेट से कितना फ्लक्स गुजरेगा। फिर से वही गड़बड़ हो गई, ये प्लेट एक खुली सरफेस है, ये बंद सरफेस नहीं है, ऐसे में यहां पर गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। देखिए, हम लोग इमेजिनेशन में इसको बंद कर सकते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस में बंद कर दिया, इमेजिन करके बंद कर दिया। अब ठीक से देखिए, क्या आपको एक क्यूब नजर आ रही है? इस क्यूब के सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर पर, क्योंकि ये यहां से a/2 दूर है, तो वो जो चार्ज है एग्जैक्टली सेंटर पर होगा। तो अब हमें आप बताइए कि अब ये जो आपने नई सरफेस बनाई, उस पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है? फ्लक्स थ्रू ऑल, तो फ्लक्स थ्रू ऑल होगा। अब तो चूंकि ये क्लोज्ड हो गया है तो गॉस लॉ से बन जाएगा, तो गॉस के हिसाब से चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। अब आप ध्यान दीजिए कि सभी सरफेसेस के थ्रू ये फ्लक्स है, लेकिन आपसे पूछा गया था सिर्फ इसके थ्रू, आपसे तो सिर्फ एक ही सरफेस पूछा गया था ना। तो क्या 6 सरफेसेस हैं इस जगह पे? देयर आर 6 सरफेसेस, तो 6 सरफेसेस से इतना चार्ज है, तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस जो आपको दी गई थी, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा? इज इक्वल टू q/6 एप्सिलॉन 0। ये सवाल आप तभी बना सकते थे जब ये चार्ज एग्जैक्टली बीच में हो। अगर ये चार्ज यहां से a/2 डिस्टेंस पे नहीं होता, कहीं और होता, इस क्यूब के सेंटर पे नहीं होता, तब आप 6 से डिवीजन नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप ये वाला स्टेटमेंट जरूर दे सकते थे। तो ध्यान दीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट हमें अलाउड है और कौन सा स्टेटमेंट हमें अलाउड नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि छोटे छोटे सवाल जो गॉस लॉ से बनते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। बहुत छोटे सवाल, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, गॉस लॉ पढ़ने वाला हर स्टूडेंट इन सवालों को पढ़ता है। आगे जब आप किताब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे इस पर, लेकिन अब हम लोग इनको छोड़ेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं। गॉस लॉ को जब हमने पढ़ा था, मैं समझ रहा था कि जब भी कोई स्टूडेंट 12th क्लास का होता है और जब उसको फील्ड और पोटेंशियल पढ़ाई जाती है, तो फील्ड पोटेंशियल तक तो उसके मन में होता है कि हाँ भाई फील्ड है, ये पोटेंशियल है, ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन जैसे ही उसको गॉस लॉ पढ़ाया जाता है, जैसे ही उसको फ्लक्स पढ़ाया जाता है, तो उसके दिमाग में आता है कि भाई अब ये क्या है, इस फ्लक्स की क्या जरूरत है, ये गॉस लॉ कहां से मुसीबत आ गया, जिसको वो अपने मन के अंदर इमेजिन नहीं कर पाता। तो आज हम लोग गॉस लॉ के एडवांटेज बताएंगे, गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है, गॉसेस लॉ एप्लीकेशंस। गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या गॉस लॉ हमेशा वैलिड है। सबसे पहली बात, क्या ये हमेशा वैलिड होगा?
भाई एप्लीकेशन पूछ रहे हैं तो जरा इसकी वैलिडिटी तो चेक कर लें, क्या ये हमेशा वैलिड होगा? जवाब है कि जब आपने गॉस लॉ का डेरिवेशन किया था, याद कीजिए डेरिवेशन जब किया था, मैं आपको याद दिला रहा हूं, उसमें एक कर्व्ड सरफेस था और वहां पे एक चार्ज अंदर में बैठा हुआ था। इस चार्ज का इस छोटे से सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना था। आपने कहा था E बराबर होगा के क्यू इन बाई आर स्क्वायर, आपने ऐसा कहा था। और फिर बाद में उसमें हमने इस छोटे से एरिया से गुणा कर दिया था, तो डी फाई का फॉर्मूला हुआ था के क्यू इन बाई आर स्क्वायर इंटू ds। फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके हम लोगों ने आगे बढ़े थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने E का फॉर्मूला तो यही लिखा था ना, आर स्क्वायर। अगर ये E का फॉर्मूला आर स्क्वायर करके नहीं होता तो क्या यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे ds बाई आर स्क्वायर आ गया था ना, इसी ds बाई आर स्क्वायर को आपने ओमेगा कह दिया था, डी ओमेगा कह दिया था और आपका काम सोल्व हो गया था। अगर आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे आर क्यूब होता तब क्या करते आप? तब तो यहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए गॉस लॉ हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ फील्ड के लिए वैलिड है। और आपको खुशी होनी चाहिए कि असल में कूलम लॉ, असल में फील्ड जो होता है वो तो इनवर्स स्क्वायर फील्ड ही होता है, क्योंकि E जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह का फील्ड हो तो उसके लिए गॉस लॉ वैलिड है। अगर कल्पना करें हम किसी ऐसी दुनिया का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर नहीं होके 1 बाई आर क्यूब पे जाता हो, तब ऐसे में गॉस लॉ इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन चूंकि ऐसा होने जाने का नहीं है, इसलिए गॉस लॉ हमेशा वैलिड है, हर प्रकार के सरफेस के लिए, हर प्रकार की स्थिति में वैलिड है, क्योंकि फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इस पर 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करता, तब गॉस लॉ इनवैलिड होता। ये तो कल्पना की बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, सबसे बड़े एप्लीकेशंस होंगे, दो तरह से हम लोग इसको देखेंगे। पहला है टू फाइंड फील्ड, to find field due to special arrangement of charges, special distributions of charges। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको दिमाग में आएंगी। और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है an insight of conductor। कंडक्टर के बारे में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूं, बाद में पढ़ेगा। तो अब कंडक्टर के बारे में पूरी डिटेल देखी जाएगी। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज के लिए। आपने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन मेरे से पढ़ा था उस दिन हम लोगों ने। आप अगर देखें तो पीछे वीडियो एक बना होगा, उसके अंदर में फील्ड ड्यू टू लेंथ चार्ज्ड वायर, इसके बाद फील्ड ड्यू टू हमने एक सर्कुलर आर्क भी डिराइव किया था, फिर हमने फील्ड ड्यू टू रिंग डिराइव किया था, फिर रिंग के एक्सिस पे डिराइव किया था। ये सारा जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई उसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और किसी भी स्टूडेंट को उतनी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती है। गॉस लॉ आपको वैसे केसेस के लिए, कुछ खास केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बहुत इजी मेथड देगा। तो गॉस लॉ से विशेष डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि ये विशेष डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड गॉस लॉ से निकल जाएगा और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकलेगा, ये भी देखना है। ध्यान दीजिएगा, गॉस लॉ हमेशा वैलिड है, परंतु गॉस लॉ को यूज करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसीलिए वैलिड होने के बावजूद किसी किसी केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते हैं। वो हमारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, गॉस लॉ की नहीं। गॉस लॉ तो फिर भी सही है। तो ये क्या गड़बड़ी हो रही है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका फील्ड निकल जाएगा, कौन से हैं जिनका फील्ड नहीं निकलेगा, इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग स्टेप्स देखें। उस स्टेप को जैसे ही हम देखेंगे हमें क्लियर हो जाएगा कि गॉस लॉ कब कब हमारा हेल्प करेगा और कब कब हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, हाउ टू फाइंड फील्ड
ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास है तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं स्टेप्स लिखूंगा यहाँ पर और आपको उस स्टेप को अपनी कॉपी पे लिख लेना है, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन मिले कि हाँ भाई यहाँ पे चार्ज है, इनका फील्ड इस जगह पे निकालिए, तो सबसे पहले आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहली बात है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उस पॉइंट को देखिए जहां पे फील्ड निकालना है, जहां फील्ड चाहिए। तो आपने सबसे पहले उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है और इसके बाद उस पॉइंट को देखना है जहां पे आपको फील्ड चाहिए। दोनों चीजों को वहां पे देखना। नंबर 2, अब ध्यान दीजिएगा, देख लिया भाई ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे फील्ड निकालना है, आसान है। आगे ये जो पॉइंट है, पासिंग थ्रू पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट, उस पॉइंट से पास करता हुआ, उस पॉइंट को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचिएगा। अब ये क्या सरफेस होती है? तो गॉसियन सरफेस आपको मालूम है वो हमेशा क्लोज होती है। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, उस पॉइंट को टच करता हुआ एक सरफेस खींचिए। तो आप हमसे कहेंगे कि सरफेस खींच देंगे, कोई भी सरफेस, हजारों लाखों सरफेसेस हो सकती है, हम खींच देंगे, लेकिन गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? गॉसियन सरफेस की शर्त है, आपके पास फॉर्मूला है E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन 0। असल में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फ्लक्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें पता है, ये भी पता है, तो हमें E मिलेगा। इस बात पे गौर कीजिए, पूरा मैथमेटिक्स इसी के आसपास चलता है। तो जब गॉसियन सरफेस आप खींचेंगे उसको आप ऐसा खींचें कि उसके अंदर जो चार्ज है वो आप कैलकुलेट कर सकें। उस कैसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस अगर खींच दीजिएगा तो उसके अंदर चार्ज कैलकुलेट कैसे कीजिएगा? इसलिए आपको वो सरफेस प्लान करके खींचनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर जो चार्ज फंसा हुआ है वो आपको मालूम हो जाए। दूसरी बात, ये जो ईडीएस है ये फ्लक्स आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि ईडीएस का फॉर्मूला होता है ईडीएस कॉस थीटा। अब थीटा के तो भाई कई वैल्यू हो सकते हैं, थीटा के वैल्यू 0 से लेकर 360 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो क्या इतने सारे वैल्यूओं को हम पसंद करेंगे कि cos थीटा के 25 वैल्यू आ जाए, cos थीटा के 5 करोड़ वैल्यू आ जाए? अगर थीटा का वैल्यू बहुत सारा होगा तो फिर ऐसे में हमें फ्लक्स निकालने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमारा ये सजेशन है, सजेशन क्या है, हर जगह वही लिखा हुआ है, आप सरफेस ऐसा लें कि थीटा या तो 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। मतलब सरफेस ऐसा होना चाहिए कि सरफेस ऐसा होना चाहिए, सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो फील्ड के साथ 0 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें या तो उस सरफेस में नॉर्मल जाए वरना ना जाए। आपने एक फिल्म देखी होगी शराबी, अमिताभ बच्चन जी की थी, उसमें उनका एक स्टाफ था नथुराम, मूछे हो तो नथुराम जैसी वरना ना हो। यहाँ भी वही कंडीशन है, सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे जाए तो जाए वरना ना जाए। इसीलिए एक ही कंडीशन होगी, 0 डिग्री से सरफेस एकदम सीधा सरफेस में जाए वरना ना जाए। ये नहीं कि 60 डिग्री से जा रहा और 30 डिग्री से जा रहा और 25 डिग्री से जा रहा, इस तरह की एंगल नहीं होनी चाहिए। सरफेस को ऐसा डिजाइन कीजिए। और मेरा अनुभव कहता है कि सिर्फ 2 सरफेस क्वालिफाई होगी, स्फेरिकल सरफेस नहीं तो सिलिंड्रिकल सरफेस। इसके अलावा तीसरे प्रकार की सरफेस नहीं आएगी। इन्हीं 2 में आप कंसीडर कीजिएगा, तीसरी सरफेस हमने नहीं देखी है। इसलिए जब भी गॉसियन सरफेस चुनिएगा उसका चार्ज मालूम होना चाहिए और सरफेस या तो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल चुनिएगा। कोई पूछेगा कि क्यों आप दूसरे क्यों सरफेस क्यों नहीं चुन रहे? इसलिए क्योंकि हम 0 या 90 डिग्री एंगल ही चाहते हैं, बाकी एंगल नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अन्य शेप नहीं लेंगे। जब आपको गॉसियन सरफेस मालूम हो जाएगा, गॉसियन सरफेस दिख जाएगा, तब आप इस फार्मूले का यूज कीजिए। यूज फार्मूला,
तब आप उस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा, आपको फ्लक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। और इसलिए डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि जिस जिस सरफेस पर वो डायरेक्ट प्रवेश करती है उस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट गुणा कर देंगे, उसका फ्लक्स आराम से मिल जाएगा। और जहां जहां पे सरफेस में नहीं जाती है वो सरफेस एरिया ही काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये पार्ट आसान हो जाएगा एंड तब फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो ये जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो जाए, ये बिल्कुल आम बात है। जो भी स्टूडेंट पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे इस जगह पे तुरंत आपको कंसेप्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको शुरू कर दें। सबसे पहले हम लोग फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ही निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। ये सबसे सिंपल होगा। यहां रहा एक चार्ज Q, सी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी द पॉइंट जहां E चाहिए, तो हमें E यहां चाहिए, R डिस्टेंस पे E बताइए। स्टेप नंबर 1, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए और पॉइंट को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, देख लिया अभी। इसके बाद अगला है इस पॉइंट को पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचिए। तो गॉसियन सरफेस ऐसा खींचना है, किस प्रकार का हमने शेप बोला है, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि स्फेरिकल सरफेस अगर मैं यहां खींचता हूं तो क्या फायदा होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि चार्ज इनसाइड मालूम है, देख लीजिए इस सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड मालूम है। दूसरी बात, सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 या 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सीधे निकलेंगी ना, ऐसे करके निकलेंगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे सरफेस से 90 डिग्री करके पास करेगी। ठीक से देख लीजिए, डायरेक्ट पास हो रही है ना सीधे सीधे, इसलिए ये कंडीशन मेरा पूरा हो रहा है, इसलिए हमने स्फेरिकल लिया। सिलिंड्रिकल अगर आप ले लेते, ध्यान दीजिए ये चार्ज है और अगर इस प्रकार का अगर आप चुन लेते सरफेस, तो फिर इसमें से जो लाइनें निकलती वो इस सरफेस पर 0 या 90 पर नहीं निकलती। तो ऐसे में यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ये सारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए ये सरफेस हमारा ठीक नहीं है, स्फेरिकल ठीक है। इन्हीं दोनों में से आपको एक चुनना है। तो चलिए हम लोगों ने इसको चुन लिया। चुनने के बाद फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन 0। ये क्या है भाई, ये फ्लक्स है। फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और S, ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस से गुजरता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जाती हो, एकदम सीधे पार कर जाती हो, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने सरफेस एरिया सीधे गुना कर देंगे। तो यहां भी तो वो सीधे सीधे पास कर जा रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस एरिया से सीधे गुना कर देंगे, ये फ्लक्स हो गया। ये एरिया वह एरिया है जहां से फील्ड लाइनें सीधे पार हो जाती हैं। कई बार हम लोगों ने फ्लक्स पे सवाल देखे हैं, तो E डॉट ये पूरा गोले से, ये पूरे गोले से इलेक्ट्रिक फील्ड पार होता है, इसलिए फ्लक्स बनेगा E इनटू गोले का एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q इन। व्हाट इज द Q इनसाइड, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन 0। तो E का फार्मूला हुआ Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फील्ड मालूम हो गया, याद आया, पॉइंट चार्ज का फील्ड Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पॉइंट चार्ज का फील्ड हालांकि कूलम लॉ से डायरेक्ट निकाला जाता है, परंतु गॉस लॉ भी हमें उस फील्ड का एक्सप्रेशन देता है। असल में गॉस लॉ और कूलम लॉ एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब चार्ज Q है, चार्ज Q का जो फील्ड है उसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ बाय r स्क्वायर, r डिस्टेंस पर। तो अगर कोई कहे कि सर एक ग्राफ खींच दीजिए ताकि हमें मालूम चले कि फील्ड कैसे r पर डिपेंड करता है, तो ठीक से देखिए कि अगर चार्ज यहां हो, चार्ज Q, तो इसका फील्ड इधर और इधर कैसे डिपेंड करता है, ग्राफ के ऊपर आपको पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल चीजें जो है लिखने के बजाय लोग ग्राफ दे देते हैं, एग्जामिनेशन में भी ग्राफ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए Q का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
चार्ज Q का फील्ड इधर साइड इस तरफ से होगा और इधर साइड इधर साइड में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इधर पॉजिटिव फील्ड होगा और इधर नेगेटिव फील्ड होगा। तो KQ बाई आर स्क्वायर का अगर हम फील्ड देखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, ये E वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर का कर्व है, जैसे जैसे r दूर होगा फील्ड घटता चला जाता है, इनफिनाइट तक ये घटता चला जाएगा, जीरो हो जाएगा इनफिनाइट पे, और जैसे जैसे r कम होता है फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, और इधर साइड में यही चीज निगेटिव में होगी। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का ग्राफ है, और उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू का ग्राफ कैसा बनाएंगे, माइनस क्यू का ग्राफ कैसा होता है, देखिए माइनस क्यू का फील्ड दाहिने साइड में उल्टा निगेटिव डायरेक्शन की ओर और बाएं साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, परंतु दाहिने साइड में निगेटिव फील्ड होगा और बाएं साइड में पॉजिटिव फील्ड होगा। इस तरह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोग खींच सकते हैं। आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने देखा। और अगर आपसे कोई कहे कि भाई जरा पोटेंशियल भी बता दीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, तो V का वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं, माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। लगे हाथ हर चीज हम लोग करते जाते हैं, और V का फॉर्मूला होगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए इतना आसान नहीं है सब कुछ यहाँ। डीवी तो डीवी बराबर हुआ माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, जो कि आपका एक्सप्रेशन था। अब लिमिट देनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन जब भी करेंगे लिमिट लगेगी, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट दीजिए। लिमिट हमेशा एक लिमिट पॉपुलर होती है, जब r का वैल्यू इंफिनिटी है तो v का वैल्यू जीरो है, ये चीज तो हमें मालूम है। जब r का वैल्यू इंफिनिटी है मतलब वो इंफिनाइट दूर है तो v का वैल्यू जीरो है, क्योंकि इंफिनिटी पे हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं। तो यहाँ पे जब r का वैल्यू r है तो v का वैल्यू भी है, ये v निकालिएगा, ये बन गया v बराबर माइनस के क्यू, ये r टू द पावर माइनस 2 dr का इंटीग्रेशन होगा इंफिनाइट से r, ये हो जाएगा माइनस के क्यू ब्रैकेट माइनस 1 बाई r इंफिनाइट से r, ये दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे, के क्यू बचेगा 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी बराबर होगा के क्यू बाई r, ये v का वैल्यू हुआ। तो v का वैल्यू हुआ के क्यू बाई r, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए v का वैल्यू हुआ के क्यू बाई r। ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं इसको कि v ऑफ द पॉइंट चार्ज के क्यू बाई r होता है। अगर कोई बोले कि भाई पोटेंशियल का एक ग्राफ भी खींच के दिखा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज q के आप पोटेंशियल का ग्राफ खींच के दिखाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज q हो तो v बराबर क्या होगा, के क्यू बाई आर। v ऑलवेज, v तो एक वेक्टर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इधर पॉजिटिव भी है इधर निगेटिव भी है, ऐसा तो होता नहीं है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो v दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो इस तरह का यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ये जो शेप है ग्राफ का, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जो कि v वर्सेस 1 बाई r का ग्राफ है। ये पॉजिटिव चार्ज का हुआ। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो पूरा पोटेंशियल निगेटिव होगा, चाहे इधर रहे चाहे उधर, पोटेंशियल पूरे का पूरा निगेटिव होगा, v वर्सेस r यहाँ पे ग्राफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पूरी दुनिया में पॉजिटिव होता है और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पूरी दुनिया में निगेटिव होता है। बट फील्ड ऐसा नहीं है, फील्ड दाहिने साइड कुछ और डायरेक्शन और बाएं साइड कुछ और डायरेक्शन। लेकिन डाइपोल के फील्ड में गड़बड़ हो जाएगी। डाइपोल के फील्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सियल लाइन पर हैं तो आप डाइपोल के दाहिने हैं चाहे बाएं, फील्ड डाइपोल मोमेंट की ओर ही रहेगी। तो फिजिक्स के अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ें तो बाकी जो पहले से आपने पढ़ के रखा है उसको वहां अप्लाई करें। ये एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, ये थियरी रखने की बात नहीं है, एनालिसिस करने की बात होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉइंट चार्ज का फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा, ग्राफ भी देखा। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा स्पेशल फील्डों की ओर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू, पॉपुलर है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere
बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक हॉलो स्फीयर है, उसका फील्ड कैसे निकलेगा? आइए यहां पे देखते हैं। एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास, ये हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज क्यों फैला हुआ है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर मेटल कह देता है कि ये कंडक्टर का है, तो आप खुद ब खुद मान लेंगे कि वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि कंडक्टर्स जो होती है गोल अगर हो और आसपास अगर आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें तो चार्ज खुद ब खुद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर कभी बोल देगा, कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल देगा, थोड़ा दिमाग उसमें आपको खुला रखना। तो क्वेश्चन है कि ये चार्ज रखा हुआ एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ध्यान दीजिएगा कि रेडियस को हमेशा कैपिटल R लिया जाता है और डिस्टेंस को हमेशा स्मॉल r लिखा जाता है। ये एक कंफ्यूज नहीं करना है, डिस्टेंस इज स्मॉल r एंड रेडियस इज कैपिटल R। तो ये प्लस क्यू चार्ज वाला एक हॉलो स्फीयर है जिसमें रेडियस r है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r। आप स्मॉल r डिस्टेंस पे फील्ड निकालिए। जब r से बड़ा हो, इसका क्या मतलब है भाई? आउटसाइड है। ठीक है, देखिए स्मॉल r जब r से बड़ा होगा, रेडियस से बड़ा होगा तो बाहर होगा ना पॉइंट। जब r के बराबर हो यानी सरफेस पर निकालिए, और जब r से छोटा हो यानी कि इनसाइड का फील्ड निकालिए। ये तीनों फील्डों को निकालिए, यही सवाल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आउटसाइड फील्ड पे बात करते हैं। देखिए मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, ये कपड़ा है, मैं इसको पोंछ करके मिटा सकता हूं जल्दी जल्दी, लेकिन आप कॉपी पे लिख रहे हैं, आपको वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके जैसे ही मैं कोई डायग्राम खींचूंगा उसको अपने कॉपी पे खींच लेंगे और उस डायग्राम को बार बार बनाएंगे। जब जब मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा तो आप भी बनाइएगा। ऐसा नहीं कि मेरी तरह से आप एक ही डायग्राम में घसपच कीजिएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको नया डायग्राम बनाइएगा। तो चलिए हम लोग आउटसाइड फील्ड पढ़ें। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि इस जगह पे आपको फील्ड निकालना है। गॉस लॉ के जो हमने डायरेक्शंस लिखे थे उस पर नजर डालिए। सी द डिस्ट्रीब्यूशन, सी द पॉइंट। ठीक है भाई, देख लिया। अब अगला है कि इस पॉइंट को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचिए। इस पॉइंट को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचिए क्लोज्ड। गॉसियन सरफेस गोल ही होगा, जाहिर है कि जब गोला है ये तो सिलेंडर तो नहीं होगा इसमें, तो इस तरह का एक गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस बार मामले में हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है कि कैसा सरफेस होगा। भाई ये जब गोल है तो सिलिंड्रिकल सरफेस तो फिट ही नहीं होगा, इसलिए इसमें गोला ही फिट होगा। चलिए तो गॉसियन सरफेस रेडी हो गया। अब फार्मूले लिखने के लिए रेडी हो हम लोग। EDS इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि यहां से निकलने वाला सारा फील्ड इस सरफेस से पास करेगा ही करेगा। ठीक से देख लीजिए, यहां से निकलने वाला सारा फील्ड इस सरफेस से पास कर ही रहा है और वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो सरफेस एरिया सीधे सीधे हम क्यों ना ले लें 4 पाई r स्क्वायर, जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो ये पूरा सरफेस एरिया ले लेते हैं, क्योंकि पूरे सरफेस एरिया से वो 90 डिग्री पे पास कर रही है, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे पास कर रही है। आप समझ गए, फील्ड गुने सरफेस एरिया ले लिया। फ्लक्स बराबर व्हाट इज चार्ज इनसाइड? चार्ज इनसाइड इस गोला के अंदर, आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है q बाय एप्सिलॉन नॉट। E बराबर हो गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अरे वाह, ये तो वही वाला है, ये तो पॉइंट चार्ज का फील्ड है। पॉइंट चार्ज का जो फील्ड जो निकाला था हमने, ये तो वही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप बाहर के किसी पॉइंट पर हैं तो आपके लिए ये गोला एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करेगा जो कि इस सेंटर पे बैठा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली आप यहां वाला आदमी मान सकता है कि ये पूरा चार्ज यहां बैठा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली मान सकता है। मतलब इतने बड़े गोले का बाहर के पॉइंट पे उतना ही असर है जितना कि यहां पे चार्ज रख देते तो असर पड़ जाता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
पॉइंट चार्ज के फील्ड के जैसा मैचिंग करता है। ध्यान दीजिएगा, r बाहर हो तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 r स्क्वायर, q by 4πε0 r स्क्वायर। फील्ड बाहर का पॉइंट चार्ज से मैच करता है। सरफेस पर कितना फील्ड होगा? अगर हम हॉलो स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो सरफेस के लिए तो r इक्वल टू r भर दीजिएगा, ये रेडियस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए तो सरफेस पे होइएगा, इसलिए q by 4πε0 r स्क्वायर जो होगा ये सरफेस का फील्ड होगा। आसान है, उसको लिखने में क्या दिक्कत है? रेडियस के बराबर डिस्टेंस लिख दीजिए, सरफेस पे आ गए। अब आइए अंदर वाले पॉइंट पे गौर कीजिए। अंदर वाले पॉइंट के बारे में इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम के हिसाब से ये रहा हमारा स्फेरिकल शेल जिसपे Q चार्ज फैला हुआ है और इस Q चार्ज का ये रेडियस R है। मैं कह रहा हूं कि आप इस जगह पर फील्ड बताएं R डिस्टेंस पे, यहां से R डिस्टेंस पर फील्ड बताएं भीतर। फिर से आप वही काम करें, आप सरफेस को, आप इसको देखें, इस सिस्टम को देखें और आप उस पॉइंट को देखें जहां पर फील्ड निकालना है। फिर दिमाग लगाएं और दिमाग लगा करके एक गॉसियन सरफेस खींचें। सिलिंड्रिकल चलेगा कि स्फेरिकल चलेगा? कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि भाई सिस्टम ये गोल दिख रहा तो हम लोग यहाँ पे गोल गॉसियन सरफेस ले लेंगे, सिलिंड्रिकल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं तो उसका फॉर्मूला लिया EDS इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। अब EDS तो फिर वही बात है, EDS जो भी हो, बट चार्ज तो है ही नहीं अंदर, सारा चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, आप ठीक से देख लीजिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चूंकि कोई चार्ज नहीं है इसीलिए EDS 0 होगा, इसलिए E का वैल्यू 0 होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड गोले के अंदर फील्ड 0 होता है, गोले के अंदर फील्ड 0 होता है। चलिए हम लोग एक इस चीज को समझ लें, इसको एक ग्राफिकल मेथड से लिख लें। ये Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है ये R डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर कोई कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा सा आप ग्राफ खींच के दिखाइए, तो क्या करेंगे आप ठीक से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, ये पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर के सारे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस जगह से इस जगह के बीच यानी R इक्वल टू R और R इक्वल टू R के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 दिखाएंगे। 0 इधर भी 0, सब जगह यहां से यहां तक 0। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे आएंगे अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फटाक से आ गया। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? वही KQ बाई R स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही है जो पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है कैपिटल R डिस्टेंस पर, वही है। ये मालूम चल गया हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है KQ बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे फील्ड उल्टी डायरेक्शन में आएगा ना भाई, इधर फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस जगह पे फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। और यहाँ पे आने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा पॉइंट चार्ज वाला। तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला ऐसे बढ़ता है जिसमें हम साफ देखते हैं कि R बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा और इंफिनाइट पे जाके फील्ड 0 हो जाएगा। ये जो ग्राफ है आप ध्यान दीजिएगा, ये हॉलो स्फेरिकल चार्ज्ड शेल का ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल दे तो इस वाले पार्ट को भी आप उधर ही बना दीजिएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो दिमाग खोले रखना है, हर चीज टीचर ही नहीं बताएगा, कुछ चीजें आपको भी देखनी पड़ेगी। अब आइए, ये तो फील्ड का ग्राफ हो गया, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब जरा पोटेंशियल पे भी तो गौर कर ले। तो पोटेंशियल की जहां तक बात है, ये तो पॉइंट चार्ज का ही ना फील्ड था, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड और उसके हिसाब से हम लोगों ने पोटेंशियल तो निकाला था। वो कितने का वैल्यू था? KQ बाई R होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो वही था जिसका फील्ड, जिस फील्ड का हम लोगों ने पोटेंशियल पहले निकाला था। तो इसका पोटेंशियल होगा KQ बाई R। आउटसाइड के सारे इलाकों में V का वैल्यू होगा KQ बाई R, सॉरी KQ बाई R।
जो पहले था, जो कि पॉइंट चार्ज वाले केस में KQ/R था, तो यहाँ भी वही KQ/R होगा। सरफेस पर क्या होगा पोटेंशियल, तो R के बदले कैपिटल R पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, सरफेस का पोटेंशियल मिल गया। अंदर अब गौर करिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि इस जगह पर पोटेंशियल है KQ/r, यहाँ पर पोटेंशियल है KQ/r, यहाँ पर पोटेंशियल है KQ/r, और इस जगह पे पोटेंशियल है KQ/r, सॉरी KQ/R। अब इस जगह के पोटेंशियल के बाद फील्ड ही नहीं है, तो जब फील्ड ही नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा भैया। आपको क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर के सारे इलाकों पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो KQ/R पोटेंशियल ही अंदर में हर जगह पे भरा होगा। V बराबर KQ/R, KQ/R, V बराबर KQ/R सब जगह होगा, और यहाँ भी V बराबर KQ/R ही होगा। और फिर बाहर जैसे ही निकलेंगे फिर फील्ड पैदा हो जाएगा और फिर फील्ड घटने लगेगा। तो इसका मतलब साफ है कि इस स्फेरिकल चार्ज शेल के अंदर फील्ड जीरो है, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। और वो कितना है, तो जितना सरफेस पे है उतना ही है, क्योंकि अंदर में फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे रह गया उतना ही अंदर भी रहेगा, क्योंकि अंदर में पोटेंशियल चेंज नहीं करना है। तो अब हम अगर देखें तो हम इसमें बना सकते हैं KQ/R, यहाँ पे आप लिख दीजिए KQ/R जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल आपका R=R, और R=R इधर साइड में, दोनों साइड में पोटेंशियल जीरो नहीं लिखा हमने, देखिए पोटेंशियल यहां से यहां तक हमने KQ/R लिखा है, और सरफेस पर भी KQ/R ही रहेगा, बाद में घट जाएगा जैसा कि पॉइंट चार्ज का घट जाता है। V ड्यू टू शेल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर को कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर का फील्ड पॉइंट चार्ज के फील्ड से मैच करता है आउटसाइड में, सरफेस पर फॉर्म वही रहता है, सिर्फ R=R करना होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की अलग अलग कहानी है, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। हम लोग ये काफी डेंस इंफॉर्मेटिव वीडियो हो गया है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, रोक देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्राफ पर ध्यान दें, हर किताब में ग्राफ है, नहीं तो ग्राफ यहाँ से सीखें और क्वेश्चन बनाएं। ग्राफ वाले क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, उन ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो फार्मूला भी याद हो जाएगा, वरना बिना समझे बिना प्रैक्टिस किए दुनिया में आज तक कोई भी आदमी इन चीजों को ठीक से पढ़ नहीं पाया। ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू।